हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित है और वो है एक राजवंश। नाम है छिंदक नागवंश। यह बस्तर क्षेत्र में एक गौरवशाली इतिहास के रूप में जाना जाता है। इस राजवंश के बारे में नागवंश है। इससे पहले हम लोगों ने देखा फड़ी नागवंश जो कि कवर्धा में है। तो कवर्धा के बाद बस्तर अंचल में आपको याद रखना है छिंदक नागवंश। ये भी नागवंशियों के इतिहास से संबंधित है। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे और कुछ वीडियो देखने के पश्चात अच्छा या बुरा जो भी लगता है बिल्कुल आप रिप्लाई करें। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम लोग और वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। यह जो वीडियो बनेगा बिल्कुल क्विक रीजन मोड पे बनेगा, क्योंकि क्लासेस हमारी लाइव क्लास चलती है, उसमें काफ़ी डिटेल से आराम से पढ़ाया जाता है। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, यह उद्देश्य है। वैसे तो समझने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप हमारी लाइव क्लास में बैठेंगे तो चीज़ों को आराम से समझते जाएंगे। फिर भी मेरी प्रयास रहेगी कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आए और चीज़ें आपको याद हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज के टॉपिक पर बात करेंगे छिंदक नागवंशी राजवंश। तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा बस्तर क्षेत्र में विशेषकर प्राचीन काल में या फिर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में देखें तो वहाँ पर नल वंश था। तो प्राचीन इतिहास जो रहा है वो नल वंशों का रहा है बस्तर में। नल वंश के पश्चात वहाँ का प्रतापी राजा बिलासतुंग के जाने के बाद उतने योग्य शासक नहीं हुए, तो धीरे से नल वंश का पतन हो जाता है, अटैक हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है बाण वंश और नीचे से कहना चाहिए है ना, और भी इधर उधर के वंशों का। बाण वंश नहीं, बाण वंश के बारे में नहीं बोलना है। यहाँ पर बीच में बिल्कुल अंधकार सा छा जाता है। फिर एक नया वंश आता है छिंदक नागवंश। तो ये जो छिंदक नागवंश है बेसिकली नागवंश से ही संबंधित है। इन लोग का आगमन जो है कहा जाता है कर्नाटक कन्नड़ क्षेत्र से ये लोग आते हैं, साउथ इंडिया से, और इनका जो है राज्य शासन क्षेत्र बन जाता है बस्तर। तो छिंदक नागवंशों का अगर इतिहास देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से जोड़ा गया है। इसको किससे शामिल किया गया? मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में नहीं, मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ का। ओके, तो बात करते हैं इनके सारी चीज़ों को। यहाँ पर कौन कौन राजा हुआ, किसने क्या कार्य किया, इन लोग कौन से उपाधि धारण करते थे, सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारे इनके अभिलेख रहे हैं, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ें पूरे बारीकी से समझ में आए। ये नहीं कि 5 मिनट देख लिए और ऑफ कर दिए। ठीक है, आपको पूरा देखना है तो चीज़ें पूरी समझ में आएंगी कि यह वंश कैसा रहा, इनके इतिहास गौरवशाली। तो कोशिश करता हूँ आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनेंगे और देखने का प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग छिंदक नागवंश। तो देखिए दोस्तों, ये जो छिंदक नागवंश है इसके बारे में अगर कहा जाए तो यह शुरुआत होता है 1023 से 1324 तक। तो लगभग 300 सालों का इतिहास रहा है छिंदक नागवंशियों का। कितना? 300 सालों का। स्टार्ट हो रहा है 1023 से 1324। तो ये 23-24 आपको याद रखना है, 1023 से 1324 ईस्वी तक। अब कहा जाता है कि इस वंश के जो संस्थापक है वो है नृपति भूषण। इस वंश के संस्थापक हुए नृपति भूषण, वहाँ पर लिखा हुआ है नृपति भूषण। इसका एक नाम और था क्षिति भूषण। क्या नाम था? क्षिति भूषण। अब कहा जाता है कि इन्होंने जो है प्रारंभिक राजधानी अपनी चक्रकोट को बनाया। उन दिनों जो है बस्तर क्षेत्र को चक्रकोट कहा जाता था। चक्रकोट, चक्रकोट्टम, चक्रकोट्टा, चक्रकूट। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे नामों से उनका कहना चाहिए शब्दों में लोग प्रयोग करते थे। चक्रकूट, चक्रकोट्टा, चक्रकोट्टम। इसके अलावा भ्रमरकोट कहते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बस्तर क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। वैसे बाद में बताया गया कि नारंगी नदी के इस पार कहना चाहिए दाहिनी ओर भ्रमरकोट और बाईं ओर चक्रकोट, 2 मंडल हुआ करता था। तो इसके आधार पे भी क्षेत्र को बांटा गया। तो यहाँ पर चक्रकोट, भ्रमरकोट, इस क्षेत्र को जब जाना जाता था मध्यकाल में, तो इसकी राजधानी हुई इन नागवंशियों की, छिंदक नागवंशियों की बारसूर। बारसूर जो कि एक ज़माने में पौराणिक काल में बाणासुर की नगरी थी, आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि छिंदक नागवंशियों के संस्थापक कौन है तो नृपति भूषण या फिर क्षिति भूषण। राजधानी क्या थी इन लोगों की? चक्रकोट, कोट्टम, कोट्टा या चक्रकूट, भ्रमरकोट, जिसको आज हम लोग बारसूर के नाम से भी जानते हैं। चलिए
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राजा हुए इस वंश में। तो एक वीडियो मेरा और है राजाओं के ऊपर, इसके आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, 10 मिनट का मुश्किल से 5-10 मिनट का, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, संस्थापक होते हैं नृपति भूषण 1023, इसकी जानकारी मिलती है एर्राकोट में स्थित तेलुगु शिलालेख से। फिर इसका पुत्र होता है जगदेव भूषण धारावर्ष। जगदेव भूषण धारावर्ष के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है इसके परिवार का संबंधी मधुरांतक देव, ना कि उसका पुत्र। तो मधुरांतक देव बनता है। उसके बाद जगदेव भूषण धारावर्ष का पुत्र रहता है सोमेश्वर देव प्रथम, ये अगला राजा बनता है, ठीक है, जिसका विवाह होता है गंगा महादेवी से। तो सोमेश्वर देव प्रथम के बाद अगला जो राजा होता है उसका पुत्र होता है कन्हर देव प्रथम। कौन होता है? कन्हर देव प्रथम। और कन्हर देव प्रथम के बाद होता है अगला राजा उसका पुत्र राजभूषण, ठीक है, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय या फिर जयसी, ये था। ओके, उसके बाद अगला जो राजा होता है वो होता है जगदेव भूषण नरसिंह देव, ठीक है। तो जगदेव भूषण नरसिंह देव अगला राजा। उसके बाद फिर होता है कन्हर देव द्वितीय। और अंतिम शासक इसे वंश का है हरिश्चंद्र देव और उसकी पुत्री चमेली देवी। तो याद रखेंगे इस वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था। तो ये एक हिसाब से वंशावली, आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक राजाओं का क्षेत्र। उसके पहले यह मैप को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पर देखिए छिंदक नागवंशियों का जो राज्य शासन का क्षेत्र रहा पूरा बस्तर संभाग आज का। इसके अलावा उड़ीसा का क्षेत्र भी था इधर पूर्व में, और पश्चिम में महाराष्ट्र क्षेत्र, और दक्षिण में अपना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल था, ठीक है। पूरा आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ऊपरी क्षेत्र। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा समय समय पर जो है उत्तर छत्तीसगढ़, जिसको दक्षिण कौशल के नाम से जानते हैं, उधर इनका एरिया था, ठीक है। इधर उड़ीसा साइड तो था ही थे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि छिंदक नागवंशियों का क्षेत्र पूरा बस्तर, इंद्रावती के नदी के ऊपर और नीचे क्षेत्र में, और इधर आसपास आजू बाजू में। तो एक चीज़ आपको जानकारी में रखना है कि जो इंद्रावती नदी के ऊपर यहाँ पर शिलालेख मिला है, नीचे भी शिलालेख मिला है, पर शिलालेख में थोड़ा सा चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया? तो यहाँ पर जैसे इंद्रावती नदी के ऊपर जो शिलालेख मिला है उसमें जो है भाषा संस्कृत था, ठीक है। इसमें भाषा किसका प्रयोग किया गया? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। और लिपि जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। ओके, आपको याद रखना है छिंदक नागवंशियों ने इंद्रावती नदी के ऊपर जो है शिलालेख में संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। जबकि इंद्रावती नदी के नीचे वाले क्षेत्रों में जो शिलालेख मिले हैं वो साउथ से प्रभावित था, दक्षिण भारत से है ना प्रभावित था। तो वहाँ के जो शिलालेख हमको मिले हैं वो तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि में, कौन से भाषा में? तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि में मिले हैं। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 भाषा का प्रयोग किया है इन लोगों ने, तेलुगु और संस्कृत भाषा का, और 2 लिपि का प्रयोग किया है। कौन कौन सी? देवनागरी लिपि और तेलुगु लिपि। तो प्रश्न आपका बनता है छिंदक नागवंशियों ने जो है अपने शिलालेख में किस लिपि और किस भाषा का प्रयोग किया? तो आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरे ईमानदारी से इसको समझना है, देखना है। चलिए अब बात करते हैं। इंद्रावती नदी हो गया, एक नारंगी नदी भी याद रखेंगे, नारंगी नदी का भी जिक्र है। चलिए अब सबसे पहले राजा के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है नृपति भूषण या फिर क्षितिभूषण। इसके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना है कि इनकी जो जानकारी है कि ये संस्थापक बने इस वंश के, वो मिलता है, जानकारी का जो स्रोत है वो है एर्राकोटा तेलुगु शिलालेख। कौन सा शिलालेख? एर्राकोटा तेलुगु शिलालेख। यह बनाया गया या इसका निर्माण किया गया था शिलालेख का 1023 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एर्राकोट जगह का नाम है, वहाँ पर मिला है तेलुगु शिलालेख। ओके, 1023 में। तो इससे यहाँ पता चलता है। उसके बाद नृपति भूषण का पुत्र होता है जगदेव भूषण धारावर्ष। यहाँ पर अगर देखा जाए जगदेव भूषण एक उपाधि हुआ करता था इस राजवंश का। जगदेव भूषण क्या था? एक उपाधि था। इसका मूल नाम अगर पूछा जाए तो धारावर्ष था, ठीक है। और धारावर्ष जो नाम है, कहा जाता है कि उन दिनों जो है राष्ट्रकूट वंश, महाराष्ट्र बहुत ही प्रतापी कहना चाहिए राजवंश था राजपूतों में, तो उनसे प्रभावित होकर नाम लिया गया। दोस्तों याद रखना कि मध्यकालीन इतिहास जो छत्तीसगढ़ का रहा है, इसी के समानांतर जो है भारत में जो है राजपूतों का वंश चल रहा था।
कई सारे राजपूत वंश भारत में राज कर रहे थे, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। तो उनके समानांतर हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर में कौन सा वंश चल रहा था? राजपूतों के समानांतर छिंदक नागकुल वंश। ठीक है, तो ये छिंदक नागवंश आपको जानना है। तो बात कर रहे थे जगदेव भूषण धारावर्ष, इसके बारे में अगर बात करें तो इनकी जानकारी मिलती है इस राजा की बारसूर शिलालेख से। इसके अलावा आपको याद रखना है, बारसूर शिलालेख के अलावा नारायणपाल शिलालेख और कुरुसपाल शिलालेख और पोटीनार शिलालेख। तो आपको ये 4 शिलालेख याद रखना है, जिसके बारे में आपका वर्णन दिया गया है। किसके लिए? जगदेव भूषण धारावर्ष। फिर से सुनिए, बारसूर शिलालेख, नारायणपाल शिलालेख, कुरुसपाल और पोटीनार शिलालेख। ओके दोस्तों, अब देखिए इसका जो सामंत रहता है, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इसके सामंत के बारे में कि जगदेव भूषण धारावर्ष का जो सामंत रहता है उसका नाम है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य सामंत, सामंत मतलब एक क्षेत्र का, छोटे क्षेत्र का राजा। ओके, जिसका मेन राजा कौन था? जगदेव भूषण धारावर्ष। अब जगदेव भूषण जो धारावर्ष, इसके शासनकाल में इसका सामंत चंद्रादित्य जो है बारसूर में बहुत सारे निर्माण कार्य को प्रारंभ करता है, जिसमें से मामा भांचा मंदिर बहुत ही फेमस है। मामा भांचा मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, नाग मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर। ये दंतेश्वरी याद रखना दोस्तों, बारसूर का है, ना कि दंतेवाड़ा का। कहाँ का है? बारसूर का। और बत्तीसा मंदिर तो खैर इन्होंने नहीं बनाया है, पर आगे जो है राजा जो होंगे वो बनाएंगे, सोमेश्वर देव द्वितीय की पत्नी, ठीक है, गंगा महादेवी। तो बत्तीसा मंदिर को भी लिया जाता है वैसे तो याद रखना है। साथ ही साथ बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया इन्होंने, बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया। बारसूर में कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 300 तालाब हुआ करता था, या फिर इनके द्वारा निर्माण कराया गया था। चलिए, तो ये विशेष आपको याद है जगदेव भूषण धारावर्ष के बारे में, विशेषकर चंद्रादित्य इनके मंदिर। हर मंदिर की अपनी एक खासियत है। लगभग सारे के सारे मंदिर जो है नागर शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, काले सैंडस्टोन में बनाया गया है। आपका बड़ा गणेश याद रखना बलुआ या फिर रेतीली पत्थर से। बाकी मामा भांजा मंदिर जो है ये भी ग्रेनाइट से बनाया गया है। ठीक है, नाग मंदिर आपका कहना चाहिए दंतेश्वरी, ये सब नागर शैली में आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका धारावर्ष। तो धारावर्ष के बारे में आपको याद रखना है, इससे संबंधित जो है बहुत सारे क्या है शिलालेख है, बारसूर, नारायणपाल, ठीक है, और नारायणपाल के अलावा आपको याद रखना है कुरुसपाल और पोटीनार शिलालेख, पोटीनार। ओके, चलिए अब अगला राजा हुआ। तो अगला जो राजा होता है वो थोड़ा सा कश्मकश रहता है, क्योंकि जैसे ही धारावर्ष खत्म होता है जगदेव भूषण, उसका पुत्र छोटा रहता है। ठीक है, उसी बीच में जो है इनका देहांत हो जाता है। तो बहुत ही द्वंद्व होता है इनके संबंधी मधुरांतक देव का। यहाँ पर जो मधुरांतक देव पढ़ेंगे, अगला जो राजा होता है, यह इसका पुत्र नहीं होता बल्कि संबंधी होता है। कहा जाता है कि मधुरांतक देव जो है इसके परिवार का था, परंतु जाति तो सेम थी, लेकिन इनका जो है राज परिवार अलग था। कैसे पता चला कि इनका जो ध्वजा था वो अलग था। ध्वजा जो है इनके ध्वजा में जो है हाथी और कमल कदनी का चिन्ह था, जबकि छिंदक नागवंशी का जो मेन वंश है राजवंश, उनके ध्वजा में जो है नाग का चित्र था, शेर, और शेर के साथ 2 शावक, शावक अर्थात 2 पीला, शेर के पीला, ठीक है, उसको शावक बोलते हैं। तो शेर के 2 शावक और नाग का चित्र था उनके ध्वज में। ये इनकी पहचान थी, और इनकी पहचान में क्या था? हाथी और कमल कदली। तो यह भी एक संकेत है कि इनके दोनों के बीच में है ना परिवार अलग था, हालांकि संबंधी थे। ठीक है, और इनके बीच में काफ़ी कशमकश होता है। कहा जाता है कि मधुरांतक देव ने धारावर्ष को मार दिया था, लड़ाई में हरा दिया था। ठीक है, और इस कारण जो है मधुरांतक देव जो है अगला राजा बनता है छिंदक नागवंश का। ओके, पर इसका बदला जो है बाद में लेगा सोमेश्वर देव प्रथम, जो कि पुत्र रहता है धारावर्ष का। तो चलिए देखते हैं मधुरांतक देव। तो मधुरांतक देव से संबंधित 1-2 जानकारी आपको याद रखना है। विशेषकर मधुरांतक देव जो है इससे संबंधित जानकारी है राजपुर शिलालेख। ये राजपुर शिलालेख दोस्तों याद रखना है, ये है जगदलपुर में। कहाँ है? जगदलपुर में है जो राजपुर शिलालेख। इसमें जानकारी मिलती है मधुरांतक देव के बारे में कि इन्होंने जो है धारावर्ष को हराया और उसे छीन कर जो है राजा बना अल्पकाल समय के लिए, लगभग 5-6 साल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजवंश संभाला इस क्षेत्र का। साथ ही साथ इस राजपूत शिलालेख में यह भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है दंतेश्वरी मंदिर बनवाया, दंतेश्वरी मंदिर में
ज़बरदस्त जानकारी। कौन सी जानकारी? कि यहाँ पर नल बलि प्रथा चलता था। इस बात की जानकारी पता चलती है कौन से शिलालेख से? राजपुर। तो बहुत बड़ा राज रहस्य छिपा था किसमें? राजपुर शिलालेख में, जो कि उजागर हो गया। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो राजपुर शिलालेख से आपको क्या जानकारी मिलती है? तो याद रखना, नर बलि प्रथा की। ओके, चलिए अब बात करते हैं मधुरान्तक देव के बाद। ठीक है, ये शासन सत्ता को तो हथिया लिए रहता है, ज़बरदस्ती कहना चाहिए, लड़ाई करके, युद्धों के माध्यम से। पर यहाँ पर अगला जो होता है, जो कि धारावर्ष का पुत्र रहता है, सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में अगर कहा जाए तो जितना कहूँ तारीफ उतना कम है, ऐसा। ठीक है, क्योंकि बात ही ऐसा है, इन्होंने काम ही ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोमेश्वर देव प्रथम कहा जाता है कि छिंदक नागवंशियों में सबसे शक्तिशाली, सर्वप्रतापी, सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वाधिक योग्य शासक था पूरे छिंदक नागवंशियों। जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब नंबर 1। उसके सामने छोटे मोटे खिलाड़ी लोग सब, ठीक है, नाम ही नहीं आता याद। ठीक, उसका नाम ज़्यादा फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए। तो ठीक वैसे ही इस राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए राजवंशों में, इस वंश में तो सोमेश्वर देव का नाम उच्च दर्जे का। इसको कहा जाता है सर्वशक्तिशाली योद्धा, है ना, विजेता। कई सारे युद्ध इन्होंने जीते अपने शासनकाल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पिता का बदला लेते हैं सोमेश्वर देव प्रथम मधुरान्तक देव को मारकर। तो कहा जाता है कि इसको मारने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास करना पड़ा सोमेश्वर देव को। क्यों? क्योंकि मधुरान्तक देव ने जो है अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने दोस्ती कर रखा था चालुक्यों से। चालुक्य बोलता हूँ, चोल से, चोल वंश के राजाओं से। तो आपका जो है सोमेश्वर देव प्रथम जो है वो भी बहुत ही टैलेंटेड था, वो भी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। तो वह भी जो है चालुक्यों से दोस्ती कर लिया था। तो चोल से कौन दोस्ती किया था बोलने से? मधुरान्तक देव। ठीक है, ये चोल से, ठीक है, चोल वंश की सेना से दोस्ती कर रखा था कौन? मधुरान्तक देव, आपको याद रखना है। और वहीं चालुक्य से दोस्ती को कर रखा था सोमेश्वर देव। तो चालुक्य की सेना के साथ सोमेश्वर देव लड़ता है और मधुरान्तक देव की सेना के साथ चोल वंश। दोनों का तीर ये देखो आमने सामने टकरा रहा है। ठीक है, मधुरान्तक देव हार जाता है। तो आप लोग रामायण देखो, तीर आमने सामने जब टकराता है तो जो हारता है उसका तीर गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मधुरान्तक देव का तीर गायब, चोल वंश सेना के साथ ये हार जाता है और सोमेश्वर देव प्रथम चालुक्य सेना के साथ विजयी हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि मधुरान्तक देव की मृत्यु हो जाती है रण मैदान में, और फिर जो है पुनः जो खोया हुआ गौरव उसको पुनः प्राप्त करता है सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम को कहा जाता है खोए हुए भाग्य का, है ना, फिर से पुनः निर्माता कहना चाहिए, या फिर कह सकते हो छिंदक नागवंशियों का, है ना, कि जो भाग्य का विधाता, नया विधाता। ठीक है, पुनर्स्थापना इन्होंने किया इस वंश का। तो गौरे हुए, छिपे हुए जो, या फिर जो खो चुका था शासन साम्राज्य, उसको पुनः वापस लौटाता है कौन? किसके माध्यम से? सोमेश्वर देव प्रथम। तो इसकी खूब वाहवाही हुई उन दिनों, वाहवाही अर्थात खुद फेमस हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया सोमेश्वर देव प्रथम। तो इनका पहला कार्य समाप्त हो गया पिता के बदले से। अब बात करते हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। तो उन दिनों जो है कहा जाता है कि जो बस्तर क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अटैक होते रहता था, ऊपर से, नीचे से, ठीक है, आजू से, बाजू से। ऊपर में इधर कौशल के कलचुरी वंश के राजाओं का वंश चल रहा था, ठीक है। इधर पश्चिमी में कहना चाहिए महाराष्ट्र साइड जो है राष्ट्रकूटों का इधर था, है ना, और इधर चालुक्यों का था, चोल का था नीचे, ठीक है। उधर उड़ीसा में उत्कल क्षेत्र, जो उड़ीसा जो उसको बोलते हैं, उधर गंग वंश का। तो चारों तरफ से जो क्षेत्र था वो हमेशा अटैक करने की सोचते रहता था चक्रकोट क्षेत्र में, ठीक है। तो यह एक हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र था, सबकी निगाहें जो है इस क्षेत्र में गड़ी रहती थी। परंतु उस चीज़ को नाकाम कौन किया? सोमेश्वर देव प्रथम। जब तक था वो, जब तक जवान था, तब तक जो है इस क्षेत्र को किसी के हाथों में आने नहीं दिया। कौन? आपको याद रखना है, सोमेश्वर देव प्रथम। तो इसका काफ़ी कुछ सराहना किया गया, काफ़ी सारे अभिलेख मिले हैं सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, बात की जाती है जब सोमेश्वर देव प्रथम की, तो इससे संबंधित एक शिलालेख है, ठीक है, कुरुषपाल शिलालेख, या फिर कह सकते हो कुरुषपाल का अभिलेख। तो यह जो कुरुषपाल का अभिलेख है, इसमें जो है याद रखना सोमेश्वर देव के पिता और स्वयं सोमेश्वर देव की जानकारी मिलती है। अर्थात यह कह सकते हो कि कुरुषपाल अभिलेख से पिता एवं पुत्र की जानकारी मिलती है। ओके, पुत्र मतलब यहाँ पर याद रखना कन्हड़ देव भी कह सकते हो,
ठीक है। तो पिता, इसके पिता कौन थे आपके, कौन थे, धारावर्ष, और पुत्र कौन था, कन्हरदेव। तो पुत्र कन्हरदेव और पिता धारावर्ष की जानकारी मिलती है सोमेश्वर देव के साथ। साथ ही साथ याद रखना है इनके माता को जो जानकारी मिलती है नारायण पाल अभिलेख से। याद रखना दोस्तों, आपका जो धारावर्ष है इनकी पत्नी रहती है गुंड महादेवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुंड महादेवी जो है किसकी पत्नी रहती है, किसकी पत्नी, तो आपको याद रखना है धारावर्ष की पत्नी रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुंड महादेवी, इसका जिक्र आगे होगा। तो यहाँ पर कुरुषपाल अभिलेख से सोमेश्वर देव के पिता और उनके पुत्र कन्हरदेव की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ नारायण पाल से जानकारी मिलती है इनकी माता गुंड महादेवी, और इनकी पत्नी की भी जानकारी मिलती है जो कि गंगा महादेवी थी। इनकी पत्नी का नाम याद है गंगा, नॉट गंग, गंगा महादेवी, और माता का नाम है गुंड महादेवी। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, गुंड महादेवी जगदेव भूषण धारावर्ष की पत्नी, और गंगा महादेवी कौन थी, सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी। ओके। तो नारायण पाल अभिलेख, वहाँ पर विष्णु मंदिर है नारायण पाल में, जिसका निर्माण जो है इनकी माता और पत्नी के द्वारा करवाया गया था। नारायण पाल का विष्णु मंदिर बस्तर में है, जगदलपुर जिले में, बस्तर जिले में जगदलपुर के पास। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं कुरुषपाल अभिलेख और नारायण पाल के अभिलेख में ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण है, विजय अभियान की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती, विजय अभियान। तो सोमेश्वर देव बहुत ही दक्ष था, योग्य था, सर्वशक्तिशाली था, योद्धा था, विजेता था, इस बात की संपूर्ण जानकारी कुरुषपाल अभिलेख से मिलेगी। तो यह अपने शासनकाल में, अपने जीवन में विजय अभियान चलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं गुप्तों में समुद्रगुप्त विजय अभियान चलाता है, ठीक है, मौर्य काल में सम्राट अशोक चलाता है, ठीक है, वैसे ही जो है विजय अभियान चलाता है सोमेश्वर देव प्रथम अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पर्सन था। तो यहाँ पर विजय अभियान की जो है जानकारी यह मिलता है कुरुषपाल अभिलेख से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि कुरुषपाल अभिलेख जो है ऐसा अभिलेख है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सोमेश्वर देव के सभी युद्धों का वर्णन है। जैसे कि आपके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसको बनवाया था किसने, समुद्रगुप्त ने। वैसे स्टार्ट तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसमें ज़्यादा जानकारी किसकी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के 100 युद्धों का वर्णन। ठीक है, तो सारे युद्धों का वर्णन जैसे प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, ठीक है, हरिशरण के द्वारा समुद्रगुप्त के लिए, ठीक वैसे यहाँ पर कुरुषपाल अभिलेख में सारे युद्धों का वर्णन, सोमेश्वर देव के युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। अब कौन लिखा ये तो ज्ञात नहीं है, और कब कब हुआ युद्ध ये भी तिथि इसमें ज्ञात नहीं है। तो ये अभिलेख की एक माइनस पॉइंट ये है कि तिथि विहीन है, कब हुआ युद्ध इसका डेट नहीं है, बस युद्ध हुआ, इसके साथ लड़ाई हुआ, फलाना कहना चाहिए, इसको मार दिया, ऐसा करके। तो लगभग 40 लाइन का है इसमें अभिलेख में 40 लाइनों में पूरा डिस्क्रिप्शन है, जानकारी। तो जो कुरुषपाल अभिलेख है यहाँ पर याद रखना, इसको कह सकते हो छिंदक नागवंशियों का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर देव प्रथम का जानकारी मिलता है। या कह सकते हो ये छत्तीसगढ़ का बस्तर वासियों का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, या फिर छिंदक नागवंशियों का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोलने से कुरुषपाल अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने लायक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या वर्णन है। तो देखिए, कहा जाता है कि इसने अपने विजय अभियान के दौरान सबसे पहले है ना कौन कौन से विजय अभियान चलाया, तो रतनपुर विजय अभियान चलाया, या फिर इसी को कहते हैं कौशल विजय है, या फिर कौशल विजय। तो रतनपुर विजय या फिर कौशल विजय अभियान में इन्होंने है ना उस समय के तत्कालीन शासक रतनपुर के कलचुरी वंश शासक पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था, ये जानकारी मिलती है। पर यहाँ इतिहासकारों में सभी के द्वारा सर्वमान्य नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतना बड़ा प्रतापी राजा पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था, और कुछ समय के लिए हराया था, ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे समय तक वहाँ कर हरा कर उसके अधीन अल्पकालीन समय के लिए, तो पृथ्वीदेव को हराया ऐसा कहा जाता है। बाद में इसी का बदला पृथ्वीदेव का जो पुत्र होता है रतनपुर क्षेत्र का, यहाँ पर देखिए मैप में, रतनपुर क्षेत्र का कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम लेता है। तो याद रखना इस चीज़ को। ओके, तो ये पहला विजय अभियान सफलता मिलती है। उसके बाद है आपका लांजी विजय। तो ये जो लंजी विजय है, याद रखना दोस्तों, लंजी विजय बोलने से वर्तमान में महाराष्ट्र MP साइड है, बालाघाट में, जिसको आज हम लोग लांजी बोलते हैं। तो यहाँ का जो राजा था उसमें तत्कालीन उसको हराया।
फिर कहा जाता है लेमड़ा विजय का भी वर्णन है। लेमड़ा मतलब आज बलौदा बाजार का लवन, यहाँ पर भी क्षेत्रीय राजा था, उसको भी हरा दिया। लेमड़ा विजय ये कहाँ है वर्तमान में? बलौदा बाजार जिले के लवन को कहा गया। फिर कहा जाता है वक्र, वक्र करके भी क्षेत्र था, वहाँ के भी राजा को हराया, वक्र, ठीक है, वक्र, ठीक है, वक्र क्षेत्र, यह आपका पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र साइड। उसके बाद वेंगी, तो वेंगी के जो चालुक्य राजा होते थे, जो राजा हुए वो चालुक्य वंश के वेंगी क्षेत्र के, उनको भी हराया उन्होंने। इसके अलावा भद्रपत्तन, जो आपका आंध्र प्रदेश का जो है तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर भद्रपत्तन है, वहाँ पर भी इन्होंने सफलता हासिल की, वहाँ के राजाओं को भी हराया। फिर कहा जाता है कि छठवें, अगर यहाँ पे छठवां पॉइंट देखिए, उंड्र विजय या फिर उत्कल विजय, तो याद ना जो उंड्र विजय से तात्पर्य है उड़ीसा के जो है उस समय तत्कालिक राजवंश चला था सोमवंश, और सोमवंश में राजा था उस समय उद्योग केसरी। तो ये जो उद्योग केसरी है इनको हराया, है ना, पूरा नाम है उद्योग केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ। तो यहाँ पर उद्योग केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को उन दिनों परास्त किया, कौन किया? सोमेश्वर देव प्रथम, इसको याद रखना है। वैसे उद्योग केसरी को हराता है तो यहाँ पर मारता नहीं है, मरते दम तक, ठीक है, बस हराया। हालांकि इसको बाद में फिर कलचुरी वंश का शासक रत्नदेव प्रथम भी हराता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों के राजाओं को हराया और अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। कहा जाता है कि जब ये किसी को हराते थे तो उसकी राजधानी को जला देते थे, ठीक है, तहस नहस कर देते थे, ऐसा भी कहा गया है। उस समय परंपरा थी ऐसे, किसी को हराओ तो उस क्षेत्र को जला दो, तबाह कर दो, फिर अपने हिसाब से मेंटेन करो। तो यहाँ पर अपने साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विकास किया, सबसे ज़्यादा कौन? सोमेश्वर देव प्रथम ने। योद्धा था, विजेता था, कई राजाओं को हराया अपने समय में, ठीक है, आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि जब इन्होंने कौशल विजय जब किया, रतनपुर विजय किया, तो वहाँ बन गया 6,96,000 गाँव का राजा। अब कहा जाता है कि भाई उसमें 6,96,000 गाँव थे, पर वास्तव में सोचे हुए तो ऐसा तो आज भी नहीं इतने गाँव, ठीक है, पर ऐसा बढ़ा चढ़ा के हो सकता है अतिसंयुक्ति रूप में कहा गया हो। तो कहा जाता है कि उस समय दक्षिण कौशल में 6,96,000 गाँव थे, तो उसका राजा बन गया। तो ये सारा जानकारी किससे मिलते हैं? कुरुशपाल अभिलेख से। फिर इसको कहा गया कि सोमेश्वर देव प्रथम ने जब इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी तो उन्होंने उपाधि धारण किया महाराजा धीराज, राजाओं के राजा महाराजा धीराज। तो महाराजा उपाधि धारण करेगा इतने सारे विजय को जीतने के बाद। परम भट्टारक की उपाधि धारण करेगा, साथ ही साथ भोगवतीपुरेश्वर। आपको याद है दोस्तों कि इस वंश के राजा के लोग, सभी राजा लोग भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। साथ ही साथ छिंदक कुल तिलक, ठीक है, छिंदक कुल तिलक, छिंदक कमल भास्कर, ये इनकी उपाधियाँ थी। ओके, छिंदक कुल तिलक, छिंदक कमल भास्कर, भोगवतीपुरेश्वर तो कॉमन था, लेकिन एकमात्र राजा था सोमेश्वर देव प्रथम जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे उपाधि धारण की। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में फिर बात हो रही है कि इसमें एक चीज़ याद रखना आपको, एक खास घटना इनके विजय अभियान के दौरान कि जब रतनपुर विजय होता है, पृथ्वीदेव प्रथम को हराता है, तो उसका पुत्र होता है जाजल देव प्रथम। तो जाजल देव प्रथम उन दिनों जो है रतनपुर क्षेत्र का या छत्तीसगढ़ क्षेत्र का सबसे प्रतापी योद्धा रहता है, गज शार्दुल इधर ये रहता है। पर यहाँ पर उन दिनों जो है सोमेश्वर देव बुढ़ापे की स्थिति आ जा रहती है, लगभग 70 से 84 साल के एज में बताया गया है अंदाजन। तो जाजल देव प्रथम जो है परास्त करता है किसको? सोमेश्वर देव को हरा देता है। और हराने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने इनके पूरे, है ना, मंत्रियों को और साथ ही साथ इनकी पत्नी को भी बंदी बना लिया था। तो जब ऐसा स्थिति हुआ तो इनकी जो माता रहती है, बहुत ही बूढ़ी कहना चाहिए, सोमेश्वर देव प्रथम की गुंड महादेवी, दया कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करती, प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्र को बचाओ, उम्र दराज हो गया है, परिवार वालों कर लो कृपया, है ना, मेरे बच्चों को छोड़ दो, बेटे को छोड़ दो, है ना, बहू को छोड़ दो, है ना, मंत्रियों को छोड़ दो। तो जाजल देव प्रथम जो है इनकी बात को जो है ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए, उनको चीज़ को नोटिस करते हुए उनको माफ़ कर देता है। तो जब वो माफ़ करता है कौन? जाजल देव प्रथम, गुंड महादेव के कहने पर सोमेश्वर देव प्रथम और उनके मंत्रियों को, बंदी मंत्रियों को, तो यह जो समाचार पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और खूब वाहवाही पाता है कौन? जाजल देव प्रथम,
कि भाई इतना बड़ा राजा और इतने बड़े राजा को हरने के पास तो क्षमा भी कर दिया। ठीक है, तो खूब प्रशंसा की जाती है जाजल देव प्रथम की। तो उन दिनों ये घटना बहुत ही फेमस रहा। आपको याद रखना है कौन सी घटना, कि सोमेश्वर देव प्रथम और जब जाजल देव प्रथम के बीच में लड़ाई होती है तो जाजल देव प्रथम हराने के पश्चात की है ना मंत्रियों को और पत्नी को भी बंदी कर लेते, साथ में ये तो खुद होता ही है बंदी, तो गुंड महादेवी के कहने पर जो है क्षमा कर देता। इस बात की जानकारी किससे मिलती है, तो आपको याद रखना गुंड महादेवी शिलालेख से, कि गुंड महादेवी ने क्षमा मांगा था, है ना। तो क्षमा मांगी थी कहना चाहिए किससे, जाजल देव प्रथम से। तो ये देखो ये क्षेत्र कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम तो हार गया था, उसका पुत्र जाजल देव प्रथम बहुत ही लड़ाकू था, योद्धा था। ओके दोस्तों, तो इसको आपको इतना याद रखना है, विशेष घटना। चलिए, तो ये हो गया सोमेश्वर देव प्रथम विजेता सर्वशक्तिशाली योद्धा के नाम से फेमस। कहा जाता है कि ये स्वर्ण के सिक्के भी जारी किया, है ना, जो कि बिलासपुर में पाया गया। स्वर्ण के सिक्के जारी किया था, इसको याद रखना। और एक जाते जाते एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि यहाँ धनुर्विद्या में काफ़ी निपुण था, ऐसा कहा जाता है अर्जुन की भांति। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए और बात करते हैं उसके बाद आगामी जो राजा होता है सोमेश्वर देव प्रथम का पुत्र कन्हर देव प्रथम। तो विरासत में तो काफ़ी क्षेत्र ये पाता है कन्हर देव प्रथम, पर उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाता। और ये जो है उस दिनों जो है कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय से पराजित हो जाता है ना। आपको याद है ना, कन्हर देव जो है उन दिनों कलचुरी शासक या फिर रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय से पराजित हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कन्हर देव प्रथम के बाद उसका पुत्र होता है सोमेश्वर देव द्वितीय। तो सोमेश्वर देव द्वितीय को याद रखना है, इनका दो नाम और भी था, एक तो राजभूषण और दूसरा आपको याद रखना है जयसिंह। तो राजभूषण इसका मूल नाम था राजभूषण जयसिंह, सॉरी याद रखना राजभूषण उपाधि हुआ करता था, जगदेव भूषण, राजभूषण ये सब उपाधियाँ थी वहाँ पर। तो मूल नाम अगर देखा जाए तो जयसिंह था, परंतु उसको राजा बनने के बाद सोमेश्वर द्वितीय कहा गया। तो सोमेश्वर द्वितीय कौन था अगर पूछा जाए तो कन्हर देव प्रथम का पुत्र, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सोमेश्वर देव द्वितीय का पुत्र, सोमेश्वर देव द्वितीय किसका पुत्र था, कन्हर देव प्रथम का। इसको याद रखेंगे। इनका नाम क्या था, राजभूषण उपाधि के तौर पर, और जयसिंह मूल नाम। इनकी पत्नी थी गंग महादेवी। आपको याद रखना दोस्तों, सोमेश्वर देव की पत्नी थी गंग महादेवी, और इनकी जेठानी देरानी और भी रही होगी। तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो है इनके माध्यम से बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाती। बत्तीसा मंदिर का निर्माण काफ़ी अनोखे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर 32 खंबे से बनाया गया है। इसके प्रांगण में 32 खंबे 8 है ना इंटू 4 8x4 के डिज़ाइन में हैं। 8 खंबे है ना समानांतर आयताकार भाग में हैं, और यहाँ पर 2 गर्भगृह हैं। बत्तीसा मंदिर में जाओगे बारसूर में तो 2 गर्भगृह हैं, दोनों के अंदर शिवलिंग स्थापित है, और सामने जो है एक बहुत बड़ा नंदी बैल है। प्रतिमा जो है काले पत्थर से बनाया गया, जबकि बाकी जो बाहर का पत्थर वो बना हुआ वो ग्रेनाइट से है ना, सैंड स्टोन बोलना चाहिए, सैंड स्टोन। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना बत्तीसा मंदिर का निर्माण जो है सोमेश्वर देव द्वितीय की पत्नी गंग महादेवी के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर 2 दरवाजे थे, दोनों पर है ना महारानियाँ जो है अलग अलग दरवाजे से प्रवेश करते थे, अलग अलग आना जाना होता था इस तरीके से। तो आपको याद रखना इनकी रानियाँ के बारे में, गंग महादेवी कहा जाता है इनकी पत्नी थी। फिर कहा जाता है कि नारायणपाल का जो मंदिर है वो भी बनवाया गया था। नारायणपाल में जो मंदिर है गुंड महादेवी उनकी सास के साथ मिलकर, सॉरी सास बोलता हूँ जी, उसको आपको याद नहीं करना है, गंगा महादेवी और आपका जो है गुंड महादेवी, ठीक, वो कहना चाहिए इनके कहना चाहिए पूर्वज बनाए थे। तो आपको याद नहीं है गंग महादेव के बारे में, जो सोमेश्वर देव द्वितीय की पत्नी थे, बत्तीसा मंदिर, बस इतना को याद करिए। चलिए, इसके बाद अगला जो राजा हुआ सोमेश्वर देव द्वितीय का, उसका पुत्र नरसिंह देव। तो इसका पूरा नाम था जगदेव भूषण नरसिंह देव। तो जगदेव भूषण नरसिंह देव के बारे में कहा जाता है कि यह ज़्यादा लड़ाइयों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, इसको लड़ाई ज़्यादा पसंद नहीं था, ये परम भक्त था दंतेश्वरी माता मंदिर का। ठीक है, तो जगदलपुर के जानते हो दंतेवाड़ा क्षेत्र में दंतेश्वरी मंदिर है। तो दंतेश्वरी मंदिर को उन दिनों जो है मणिकेश्वरी देवी कहा जाता था, या फिर माणिक्य देवी या फिर मणिकेश्वरी देवी।
तो ये जो मणिकेश्वरी देवी है, माणिक्य देवी का उपासक या पुजारी था कौन, तो आपको याद है जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक है, कौन था, नरसिंह देव, इसको याद रखना है। इसकी जानकारी की ये बहुत पूजा पाठ करता था, इसका भक्त था। इसकी जानकारी मिलती है भैरमगढ़ शिलालेख से। किससे मिलती है, भैरमगढ़ शिलालेख से। और इससे संबंधित एक और भी अभिलेख है जतनपाल अभिलेख, जतनपाल शिलालेख में से भी जो है नरसिंह देव की जानकारी मिलती है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है नरसिंह देव के बाद उसका पुत्र होता है कन्हर देव द्वितीय। तो कन्हर देव द्वितीय के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद का जो राजा होता है हरिश्चंद्र देव, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो हरिश्चंद्र देव जो है इस वंश का अंतिम शासक होता है। 1324 में यह मृत्यु को हासिल हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है इसकी। तो बड़े ही रोचक तरीके से सुनिए कैसा हुआ। तो कहा जाता है हरिश्चंद्र देव जब राजा थे 1324 में, तो उन्हीं दिनों कहना चाहिए वारंगल क्षेत्र से, ठीक है, 1324 के आसपास क्या भारत में दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था, ठीक है, सुल्तानों का राज चल रहा था। तो भारत में पूरा आक्रमण कर थे, दक्षिण अभियान के लिए गए थे नीचे। तो वहाँ पर जब दक्षिण अभियान के नीचे गए थे तो गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी जैसे बड़े बड़े राजा लोग परेशान कर रहे थे वहाँ के राजा को। तो वहाँ पे वारंगल के जो काकती वंश के राजा थे, ठीक है, वहाँ के राजा लोग मजबूर हुए उधर से ऊपर आने के लिए। तो ऊपर जब आते गए तो उन दिनों जो है इनका वहाँ के राजा काकती वंश के राजा अन्नम देव का आगमन होता है बस्तर क्षेत्र में। तो अन्नम देव जब आगमन होता है तो देखते हैं बस्तर में उस समय जो है तत्कालीन राजा था छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र। उनकी एक खूबसूरत बेटी रहती है चमेली देवी। उसको देख के जो है सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है कौन, अन्नम देव, और प्रपोज़ल भेजता है हरिश्चंद्र के पास कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और इस प्रपोज़ल को अस्वीकार कर देता है उनका पिता। अन्नम देव गुस्सा हो जाता है कि यार इतना बड़ा राजा हूँ फिर भी मेरे को मना कर दिया, ठीक है। तो ज़बरदस्ती करता है, तो बोले कि ज़बरदस्ती तो हो नहीं पाएगा। तो लड़ाई होती है हरिश्चंद्र देव और अन्नम देव के बीच में। अन्नम देव जो है उसको वारंगल के युद्ध में पराजित कर देता है। यह बात कौन सुन लेती है, उसकी पुत्री चमेली देवी। चमेली देवी बहुत ही कहना चाहिए आज्ञाकारी पुत्री थी। उनको बहुत ही ख़राब लगता है कि वो है ना हमारे पिताजी को उन्होंने हरा दिया है ज़बरदस्ती लड़ाई करके। तो वो भी जो है लड़ाई में शामिल हो जाती है। उसको भी प्रपोजल लगता है अन्नम देव की शादी कर लो मुझसे, तो नहीं मानती है ना। तो वहाँ पर लड़ाई होती है चमेली देवी की, और लड़ते हुए जो है अपनी जान को गंवा देती। तो ये ऐसा घटना है, ऐसा युद्ध है जिसमें पिता और पुत्री की मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते। वीर गति को प्राप्त हो गए दोनों, पिता और पुत्री। तो इसकी घटना जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो भी बताते हैं कि वहाँ की जो चक्रकोट की लोक कथा के नाम से फेमस है। तो ये घटना बहुत ही फेमस रहा कि अन्नम देव जो शासक थे काकती वंश के, उन्होंने हराया किसको, छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र के साथ उनकी पुत्री चमेली देवी को। इस बात की जानकारी, इसके बाद का प्रमाण का जो अभिलेख है एक शिलालेख है, और उस शिलालेख का नाम आपको याद रखना है टेमरी शिलालेख या फिर छपरी शिलालेख। ठीक, कौन सा शिलालेख, छपरी शिलालेख। और याद रखना टेमरा, टेमरी नहीं टेमरा, सती टेमरा शिलालेख। तो सती टेमरा शिलालेख या सती टेमरा अभिलेख किससे संबंधित है बोलने से आपको याद रखना है हरिश्चंद्र देव से। इसी को छपरी शिलालेख बोलते हैं, छपरी अभिलेख। तो आपको याद रखना है कि सीता टेमरा या छपरी अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किसका, हरिश्चंद्र। सती टेमरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, हरिश्चंद्र देव की जानकारी मिलती। तो इस तरीके से जो है छिंदक नागवंशियों का अंत हो जाता है, और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में काकती वंश का। तो काकती वंश ने यहाँ पर छिंदक नागवंशियों को समाप्त करने कर अपना वंश स्थापित करता है। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर और विशेष अगर आपको कहा जाए तो एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि कहना चाहिए हरिश्चंद्र ये तो हार गया। इसके अलावा कुछ बचा हुआ चीज़ आप लोग याद कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जैसे लड़ाई हुई थी जाजल देव प्रथम और कहना चाहिए पृथ्वी सोमेश्वर देव प्रथम। तो इसकी जानकारी जो है रतनपुर शिलालेख से ही मिलती है, ठीक है। और रतनपुर शिलालेख से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि कहा जाता है कि सोमेश्वर देव के है ना बंदी सोमेश्वर देव प्रथम व मंत्री पत्नी से जब हुए थे तो गुंड महादेवी के कहने पर छोड़ देती है। इसकी जानकारी रतनपुर शिलालेख से ही मिलता है।
रतनपुर शिलालेख से। गुंड महादेवी के शिलालेख के अलावा रतनपुर शिलालेख से भी जानकारी मिलती है कि गुंड महादेवी ने रिक्वेस्ट किया था किससे, जाजलदेव प्रथम से। तो इस तरीके से ये गाथा रही है ना, ये गाथा कहानी कह सकते हो संबंधित है छिंदक नागवंशियों के राजाओं के। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो पूछे जाने वाला सवाल है सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है, इनकी उपाधि और राजाओं के नाम। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा छिंदक नागवंशियों के बारे में, ठीक है। नहीं आया होगा तो बिल्कुल भी बोलिए कि क्या स्पीड मेरी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि रीज़न का, या फिर कम होना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का, कोशिश करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो भी आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब अच्छा लगे तो ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, पार्ट टाइम में कहना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।